नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्लोबल ऑर्डर पे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सारे देशों ने जब जान माल की बहुत सारी नुकसान हो गई, तब उनको समझ में आया कि हमको ना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का ज़रूरत है कि जो फ्यूचर में ऐसी जब संभावनाएं हो तो उसको वो रोक सके। मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसके सारे देश उसके डिसीजन के लायबल होंगे। इस तरह से आपका वजूद में आया लीग ऑफ नेशन, जिसको हम आज यूएन के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन था वो पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि हमारे वर्ल्ड ने एक दूसरा वर्ल्ड वार को भी देखा। अब दूसरा वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ, तब जो सारे राष्ट्राध्यक्ष थे बोले कि अरे भाई ये तो पूरी तरह से फेल हो गया, तो अब हम क्या करें। तो अब हम ऐसे सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे, ना कि इसके रोकने के लिए, बल्कि अब इसको फेस करने के लिए हम एक ऐसा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो ऐसा फ्यूचर में सिचुएशन हो तो हम उसको अच्छे से टेकल कर सके। इस तरह से आपका वजूद में आया नाटो। क्या वजूद में आया? नाटो। नाटो 1949 में, 1949 में आपका नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आया। नॉर्थ अटलांटिक क्यों? ये आपका इक्वाडोर है, इक्वाडोर से ही इक्वेटर पास होता है, तो इसके ऊपर जो है नॉर्थ और नीचे साउथ, और ऊपर वाले को नॉर्थ अटलांटिक सी, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये था ओवरऑल ये एक मिलिट्री और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी देश अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन से, वो इस ट्रीटी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब वो सब बंदिश खत्म हो गई, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अभी रिसेंट जो मेंबर है, रिसेंट डेवलपमेंट है इसमें, रिसेंट डेवलपमेंट है फिनलैंड, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा नाटो के बारे में जान लेते हैं। इसके 12 फाउंडिंग मेंबर थे। जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना कि फ्यूचर में जब ऐसी लड़ाई होगी तो हम उसको अब रोकने के लिए नहीं, लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, इसलिए नाटो वजूद में आया। नाटो के जो 12 फाउंडिंग मेंबर थे उसमें से मेन थे आपके कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, इधर आप देखिएगा तो यूनाइटेड किंगडम, आपका आइसलैंड, फ्रांस, इटली, डेनमार्क। 12 थे, ये कुछ मेन है। तो इन्होंने इस डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को बना लिया धीरे धीरे, और इसका बनाने का मेन मकसद एक तो ये था। दूसरा मकसद था कि रशियन फेडरेशन को कंटेन करना, क्योंकि रशियन फेडरेशन बहुत पावरफुल था उस समय और बहुत बड़ा था। रशियन फेडरेशन ने इसके अगेंस्ट में उसने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की, उसका नाम था वार्शा पैक्ट। वार्शा पैक्ट, खैर ये अनसक्सेसफुल रहा, ये वजूद में आ ही नहीं पाया, बहुत जल्दी ही डिक्लाइन कर गया, तो इसकी बात हटाइए। रशियन फेडरेशन भी 90 का दशक आते आते 15 टुकड़ों में टूट गया, तो उसकी भी बात हटाइए। अब क्या है कि जैसे ही रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया, तो दो देश जो नॉर्डिक कंट्री हैं, स्वीडन और फिनलैंड, उन दोनों ने अप्लाई कर दिया था नाटो, सेल्फ डिफेंस के लिए। नाटो ज्वाइन करने के लिए उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था। और यूक्रेन पे हमला करने के लिए रसिया ने, उसके बहुत सारे इंटरनल मैटर हैं, लेकिन एक जो वर्ल्ड में बताने के लिए, मतलब अपने इस डिसीजन को थोड़ा सा लेजिटिमाइज करने के लिए और सही साबित करने के लिए, उन्होंने कहा कि चूंकि यूक्रेन जो है हमसे बाउंड्री शेयर करता है, अगर ये नाटो को ज्वाइन कर लेगा तो नाटो की आर्मी हमारे बाउंड्री, मतलब हमारे डोर स्टेप तक आ जाएगी, और ये हमारे सुवेर्जिनिटी के लिए, जिसको हिंदी में सार्वभौमिकता कहते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी खतरा है। तो इसलिए तुम ज्वाइन मत करो। तो ये बोले कि हम ज्वाइन करेंगे, और लड़ाई हो गई। अब नेक्स्ट जो इसमें प्लेयर है, अब थोड़ा आप नीचे से देखिए, इस बेलारूस को अगर छोड़ दिया जाए तो इस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, जिनको हम बाल्टिक नेशन के भी नाम से जानते हैं, वो ऑलरेडी नाटो के मेंबर हैं। यूक्रेन नाटो का चूंकि मेंबर नहीं है, बट नाटो के ही हेल्प से अभी तक टिक पाया है वार में। और ऊपर जो नॉर्दर्न साइड में है नॉर्डिक, फिनलैंड। फिनलैंड एक फुल फ्लेजेड नाटो का मेंबर बन गया, वो 31st मेंबर है। नाटो का 31st मेंबर कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड और रसिया का रिलेशन क्या है? तो 1949 मतलब 40s के दशक में इन दोनों के बीच में एक वार भी हो चुका है। वार जिसको विंटर वार के नाम से जानते हैं, और मॉस्को पीस ट्रीटी, मॉस्को पीस ट्रीटी से यह वार खत्म हो गया था, जिसमें फिनलैंड को अपना शहर जो है लीनिनग्राड, जो आज हम रसिया में पीटर्सबर्ग के नाम से जानते हैं, वो उसको सब्सिड्यू करना पड़ा था, उसको देना पड़ा था रसिया को। तो मॉस्को पीस ट्रीटी से यह खत्म हो गया। अब ये जो है अपने पड़ोसियों को कंट्रोल में नहीं रखने का रसिया को एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक वर्ल्ड लेवल पे ब्लो झेलना पड़ सकता है।
इसमें फिनलैंड को क्या फ़ायदा होगा? तो फिनलैंड देखिए, एक एक तो है कि बहुत सारे जो ह्यूमन इंडेक्स आते हैं, जो पब्लिश होते हैं, उसमें फिनलैंड का पोजीशन बहुत ही अच्छा है। और वो पहले से ही 2% ऑफ जीडीपी 2% ऑफ जीडीपी अपनी आर्मी और डिफेंस पे वो ऑलरेडी खर्चा करता है। आप सोच रहे होंगे 2%, इंडिया आपको पता है 2023-24 में 2% जीडीपी पे हम पहुंचे हैं। मतलब अपना जो इस समय का बजट आया है ना, वो 2% के बराबर है। मतलब अब हम अपने जीडीपी का 2% डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं, और नहीं कर रहे थे अभी 2%, मतलब पिछले साल तक भी नहीं कर रहे थे, 22-23 तक। उस समय हमारी जो आर्मी थी वो 4th पावरफुल आर्मी है ऑन पेपर। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑन पेपर। हो सकता है कि मतलब टॉप हो, लड़ाई होगी तब तो पता चलेगा। ऑन पेपर मिलिट्री एक्सपेंडिचर और मिलिट्री का साइज हम चौथे नंबर पे आते हैं ऑन पेपर। तो 2% आप मतलब इतना ज़बरदस्त है, आप सोचिए। और वो पहले से, फिनलैंड पहले से अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर अपने जीडीपी का 2% वो मेंटेन किए हुए। और उस फाइट में जो विंटर वार हुआ था, उसने रसिया को बहुत ही बेहतरीन टक्कर दिया था। फिनलैंड फिनलैंड को इसमें नुकसान क्या होगा? रसिया से बहुत सारे टूरिस्ट इसके पास जाते हैं, क्योंकि फिनलैंड लेकों का शहर माना जाता है। 10 कंट्री ऑफ लेक्स, बहुत सारे लेक्स हैं। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो टूरिस्ट जाते थे वो रसिया से जाते थे, वो उसका नुकसान होगा। और रसिया के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लो है, क्योंकि रसिया अपने युद्ध को जस्टिफाई कर रहे थे कि यूक्रेन की बाउंड्री पे अब नाटो आएगी हमारे डोर स्टेप पे, तो हम इससे लड़ाई कर रहे हैं। तो क्या फिनलैंड पे भी अटैक करेगा? तो रसिया कोई अटैक करने नहीं जा रहा है, लेकिन रसिया ने ये कहा है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि अब जो नॉर्दर्न टिप है, नॉर्दर्न मोस्ट टिप जो है रसिया का, ये हाईली मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा नाटो को कंट्रोल करने के लिए। मतलब थर्ड वर्ल्ड वार, कुछ कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अब थर्ड वर्ल्ड वार का जो इनिशिएशन है वो शुरुआत हो गया। अगर इधर से सिर्फ अगर आप बेलारूस को छोड़ दीजिएगा ना, तो ये सारे कंट्री एक तरह से नाटो, मतलब नाटो ईस्टर्न साइड की सारी बाउंड्री को कैप्चर कर लिया। यहाँ पे एक बात निकली थी, क्या इंडिया को नाटो ज्वाइन करना चाहिए? और इंडिया अगर ज्वाइन करने जाएगा तो एक दिक्कत थी टर्की का, मतलब टर्की का भी, वो भी अभी भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, तो ऑपरेशन दोस्त के अनुसार वो भी हो सकता है। तो मतलब हम एज्यूम करते हैं कि इंडिया ने नाटो के लिए अप्लाई कर दिया और उसने ज्वाइन भी कर लिया, तो उससे उसको नुकसान या फ़ायदा क्या होगा? देखिए, बहुत लोग ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया सिक्योर हो जाएगा, मतलब अगर नाटो ज्वाइन कर ले तो एक बहुत बड़ी मिलिट्री डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडिया को फिर अपने जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको भी वो कटौती कर सकता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 30 कंट्री होंगे आपका हेल्प करने के लिए इन द सिचुएशन ऑफ वार और एग्रेशन विथ एनी अदर कंट्री। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि 30 कंट्री हैं और वो 30 मतलब 31 कंट्री हो जाएंगे, तो 31 कंट्री जो हैं उनके साथ अगर किसी का विवाद होता है तो आपको भी बिना मतलब का उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जो एंटी पार्टी, मतलब जो एक अदर ग्रुप का ओपिनियन है। दूसरी चीज़, हम आज के डेट में भी ना अपने वारफेयर जो भी हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट है उसमें से 60% 60 to 75% हम रसिया से खरीदते हैं। और जैसे ही इंडिया नाटो के तरफ झुकाव रखता है तो चाइना और रसिया, इनकी फ्रेंडशिप इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी, मतलब ये दोनों इतने क्लोज आ जाएंगे जिसका कोई निपटारा नहीं है। और रसिया जो आज तक हमारे फेवर में यूएन में बहुत सारी चीज़ों के अगेंस्ट जो वीटो लगाता आया है, वो अचानक से चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल ये कि इंडिया को नाटो ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंडिया अभी बहुत अच्छे पोजीशन में है। हम फ्रेंडशिप रसिया से भी इंजॉय करते हैं, हम यूनाइटेड स्टेट्स से भी इंजॉय करते हैं, लेकिन रसिया के लिए अभी ये ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ा ब्लो है कि फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया। स्वीडन भी ज्वाइन करने वाला है, उसको हंगरी और टर्की ने रेटिफाई सिर्फ नहीं किया है। नॉर्वे ऑलरेडी है, तो मतलब कंप्लीट जो नॉर्डिक देश हैं, डेनमार्क ऑलरेडी है, तो स्कैंडेवियाई देश या इनको मिला लेंगे तो नॉर्डिक देश, तो ऑलरेडी नॉर्डिक और स्कैंडेवियाई पूरी तरह से नाटो के अंदर आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।